हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर अनअकैडमी पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 1 आप लोगों ने पहला कवर कर लिया है, आज दूसरा पार्ट है और आज हम लोग आपातकालीन उपबंध को समझ लेंगे अच्छी तरीके से। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ये आप लोगों का नो योर पॉलिटी सीरीज है और नो योर पॉलिटी सीरीज में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो होने वाली है आप लोगों को बहुत अच्छी होने वाली है। इसके बाद आप जब भी कोई पॉलिटी की किताब पढ़ने वाले हैं, कोई भी किताब, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो बी के शर्मा हो, चाहे वो डी बसु हो, दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसानी से वो किताब समझ में आने वाली है। और यदि आप रेगुलर कोर्सेज लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों की जो क्लियरिटी होगी आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी और जो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है वो आपके एग्जाम में, ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि आपके मेंस में भी उतनी ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वेद सिंह और फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स में पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और हम बात करते हैं नो योर पॉलिटी सीरीज। मैंने बताया आप लोगों को बहुत ही अच्छी सीरीज है, आपको इसको डेली अटेंड करना चाहिए। इसमें आप लोगों के मेंस ओरिएंटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जा रहा है। जो बेसिक्स हैं आप लोगों के उनको इसमें कवर करवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं आज जो टॉपिक है वो है दोस्तों आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 आप लोगों का पहले हो चुका है। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपातकाल लगाने का अधिकार भारत में राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति दोस्तों भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। इसके बारे में आपने लास्ट टॉपिक में भी चर्चा करी थी। फटाफट से हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया होगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकती है अंडर आर्टिकल 352। भारत में राज्य आपातकाल लग सकती है दोस्तों स्टेट इमरजेंसी आप लोग जिसे कहते हैं, या जिसको आप लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल, या फिर आप इसको कहते हैं संवैधानिक आपातकाल या फिर आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो लगता है अंडर आर्टिकल 356। और तीसरे प्रकार का जो आपातकाल है दोस्तों जो राष्ट्रपति भारत पर लगा सकते हैं वो है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं जो आपने लास्ट सेशन में देखा था। और आपने लास्ट सेशन में दोस्तों ये भी देखा था कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी को लगाएंगे कौन दोस्तों? प्रेसिडेंट। तीनों ही प्रकार के आपातकाल को कौन लगाते हैं दोस्तों? तो प्रेसिडेंट लगाते हैं। यदि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए इन 3 में से कोई एक बेस होना चाहिए। एटलीस्ट देयर विल बी 1 बेस आउट ऑफ दीज 3 बेसिस। दैट मीन्स ऑल द 3 बेसिस आर नॉट मैंडेटरी टू इम्प्लीमेंट और कैन से कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए तीनों ही जरूरी नहीं है। इन तीनों में से यदि कोई भी एक आधार मौजूद होगा तो राष्ट्रपति भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। यहां बात करें दोस्तों अगर आधारों की बेसिस की, तो जो पहला आधार है वो है युद्ध यानी कि वॉर। यदि वॉर जैसी कंडीशंस है दोस्तों, और याद रखिएगा समाधान जो होना चाहिए वो राष्ट्रपति को होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति को लगना चाहिए ऐसा, मुझे या आपको नहीं। दूसरा दोस्तों बाहरी आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण, दूसरा आधार ये हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का। और तीसरा आधार दोस्तों हो सकता है आपका सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। तो इन तीनों में से कोई अगर एक आधार मौजूद है या होने वाला है तो राष्ट्रपति भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? फिर मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी बताया होगा दोस्तों कि जो 3 आधार आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के, पहला है आपका युद्ध है, वॉर है, दूसरा है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर सशस्त्र विद्रोह, और तीसरा दोस्तों आर्म्ड रिबेलियन है या फिर तीसरा है सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्म्ड रिबेलियन, दूसरा है बाहरी आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन। इन 3 में से किसी एक के होने पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं या होने की स्थिति में, या उनको ऐसा एक तरीके से सेटिस्फेक्शन हो जाए, समाधान हो जाए, तो वे भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे अंडर आर्टिकल 352। और मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि ये जो सशस्त्र विद्रोह यानी कि जो आर्म्ड रिबेलियन टर्म है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये जो दोस्तों हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान का मतलब क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर मूल संविधान का मतलब है वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था वही है मूल संविधान, जिसमें आप देखते हैं 395 आर्टिकल्स थे, जिसमें 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे वहां पर, और दोस्तों 8 शेड्यूल्स थे या फिर 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान था। तो इस मूल संविधान में ये जो तीसरा टर्म है दोस्तों सशस्त्र विद्रोह यानी कि आपका जो आर्म्ड रिबेलियन जो बेस है ये मौजूद नहीं था। इतनी आपकी लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं दिया हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल का आधार। इसको तो 44 संविधान संशोधन, कौन से दोस्तों? इस शब्द को 44 संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था हमारे संविधान में। कब जोड़ा गया दोस्तों? तो ये शब्द हमारे संविधान में जुड़ा था 44 अमेंडमेंट 1978। इसका मतलब है जब हमारे संविधान का 44वां संशोधन हो रहा था, और 44th अमेंडमेंट कब हो रहा था? तो 1978 में हो रहा था। उस समय दोस्तों इस सशस्त्र विद्रोह को यानी कि आर्म्ड रिबेलियन को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो इसके पहले क्या यहाँ पर कुछ नहीं था?
तो ऐसा नहीं दोस्तों, इसके पहले यानी कि 44 संविधान संशोधन 1978 से पहले यहां पर शब्द तो था, पर वो ये नहीं था, बल्कि दोस्तों वो शब्द कौन सा था, तो वो था आंतरिक अशांति। क्या था दोस्तों, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो दोस्तों इसके पहले यहां पर टर्म दिया हुआ था आंतरिक अशांति या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्म्ड रिबेलियन जो है दोस्तों, ये तो जोड़ा गया है 44th अमेंडमेंट 1978 से, पर इसके पहले यहां पर शब्द क्या था दोस्तों, तो वो था आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। दोस्तों आपको पता होगा 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगाई थी आपातकाल, यानी कि उन्होंने लगवाई थी। देखिए जब मैं कहता हूं लगवाई थी तो इस समय आपको याद होना चाहिए आपातकाल लगाने का अधिकार भारत में केवल राष्ट्रपति के पास है। एम आई क्लियर? पर वो सलाह देते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि लगाई थी या लगवाई थी, तो ये आप समझ जाएंगे कि लगाएंगे तो प्रेसिडेंट ही, पर सिफारिश पर किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो आंतरिक अशांति को ही उस समय आधार बनाया गया था। दैट मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज द बेस। जब 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगवाई थी राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय आधार था आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। और आपको दोस्तों पता होगा कि इसी के चलते 1977 में आगे चलकर इंदिरा गांधी जी की सरकार हार गई थी जब चुनाव हुए थे, और 77 में आई थी सरकार जनता दल की, और जनता दल की सरकार में पीएम बने थे मोरारजी देसाई साहब। और दोस्तों जब मोरारजी देसाई साहब पीएम बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस शब्द को यानी कि आंतरिक अशांति और कैन से इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को या टर्म को हमारे संविधान से बाहर निकाल दिया, और इसकी जगह डाला क्या, इसकी जगह डाला सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये कहा कि आंतरिक अशांति यानी कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इस शब्द का कोई आधार तो हो, मतलब हम क्या मान लें आंतरिक अशांति मतलब क्या मान ले हम इंटरनल डिस्टर्बेंस के तौर पर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका मिसयूज का बहुत ज्यादा स्कोप था दोस्तों, इसका दुरुपयोग होने का बहुत ज्यादा चांसेस था। और इसी को कम करने के लिए, इसी को ओवरकम करने के लिए क्या किया मोरारजी साहब की सरकार ने किया 44th अमेंडमेंट 1978 में, और इसके माध्यम से इस शब्द को संविधान से बाहर निकाल दिया और संविधान में डाला कौन सा शब्द, सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, जिसका फिर भी दोस्तों एक आधार बनता है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उससे निपटने में हमारी सरकार सक्षम हो, और इसीलिए शब्द को डाला गया सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्म्ड रिबेलियन को। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसको लगाने के 3 आधार हो सकते हैं। इन 3 में से किसी भी एक आधार पर राष्ट्रपति जो है वो भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, और ये आधार है युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, और सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्म्ड रिबेलियन है। आर्म्ड रिबेलियन या जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है दोस्तों, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था बाय 44th अमेंडमेंट 1978, और इसी अमेंडमेंट के माध्यम से यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ही आंतरिक अशांति या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को हमारे संविधान से बाहर किया गया। इतनी बात स्पष्ट होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी, आपका आपातकाल एक पूरा चैप्टर है दोस्तों, एक पूरा अध्याय है जो पढ़ना है आपको आपातकाल का। उस समय जब हम पढ़ रहे होंगे आपातकाल, तो वहां पर मैं आपको इन चीजों को और क्लियर कर दूंगा कि इसके मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, या इसका विधानमंडल पर के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनको हम वहां डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको इतना जानना जरूरी था कि भारत पर 3 प्रकार की आपातकाल लग सकती है। अब अगर दोस्तों बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है, जो लगती है अंडर आर्टिकल 352, ये आज तक 3 बार लगाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा, 3 बार लगाई गई है। कई बार सवाल पूछ लेता है इस प्रकार की भी। एक लगाई गई थी दोस्तों 1962 में। कब लगाई गई थी दोस्तों? एक लगी थी 1962 में। एक बार राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया था 1971 में, जब बांग्लादेश को अलग करवाया गया था पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। और तीसरी बार दोस्तों तो लगाई गई थी कब? 1975 में। मैंने अभी आपसे कहा 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी, और आगे चलकर आपने देखा कि 44th अमेंडमेंट हुआ और इस शब्द को ही हटा दिया गया और शब्द डाल दिया गया सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्म्ड रिबेलियन। एम आई क्लियर? दोस्तों ये बात थी राष्ट्रीय आपातकाल की यानी कि नेशनल इमरजेंसी की। अब हम बात करते हैं राज्य आपातकाल यानी कि स्टेट इमरजेंसी की, जो लगती है अंडर आर्टिकल 356, जिसे लगाते हैं राष्ट्रपति महोदय यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लगाएंगे तो वही दोस्तों। अब हम जब बात करते हैं राज्य आपातकाल की या फिर स्टेट इमरजेंसी की, तो इसके लिए कंडीशंस की क्या बात होती है, ये कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की या राष्ट्रीय शासन की, तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए, इफ प्रेसिडेंट बिलीव्स, मैं और आप नहीं, राष्ट्रपति, इफ प्रेसिडेंट बिलीव्स, और या फिर राष्ट्रपति को महसूस हो जाए, समाधान हो जाए कि किसी राज्य का अब संवैधानिक उपबंधों के तहत शासन चलाया जाना संभव नहीं रहा है, या इसको मैं अगर और सरल कर दूं, यदि राष्ट्रपति को लग जाए
कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इफ प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ एनी स्टेट गेट्स फेलियर, किसी राज्य की संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो फेल हो चुकी हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति दोस्तों उस राज्य में राज्य आपातकाल या फिर स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो जाए कि किसी राज्य की संवैधानिक संस्थाएं विफल हो गई हैं, फेल हो गई हैं, तो ऐसे में वो उस राज्य में राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, क्योंकि संवैधानिक उपबंध के तहत राज्य नहीं चलाया जा रहा या चलाया जा सकता, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल आरोपित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है दोस्तों, यदि किसी राज्य का राज्यपाल को ऐसा महसूस हो जाए, पहले आपने क्या देखा? राष्ट्रपति, अब मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों राज्यपाल। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को दोस्तों ऐसा महसूस हो जाए कि उस राज्य की उस राज्य को संवैधानिक उपबंधों के तहत चलाया जाना संभव नहीं है, या उस राज्य की संवैधानिक संस्थाएं विफल हो गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं वो फेल हो गई हैं, तो ऐसे में राज्यपाल भी राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं, खुद नहीं लगा सकते हैं। किसको रिकमेंड करेंगे? क्योंकि लगाता कौन है? राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं कि साहब मेरे राज्य में संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वे विफल हो गई हैं, वे फेल हो गई हैं, तो कृपया करके आप क्या लगा दीजिए मेरे राज्य पर? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए या फिर राज्य आपातकाल लगा दीजिए। तो मैंने आपसे 2 आधार बताए। पहला, यदि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो जाए कि किसी राज्य की संवैधानिक संस्थाएं विफल हो गई हैं, और दूसरा मैंने आपसे कहा कि यदि उस राज्य के राज्यपाल को ही ऐसा लग जाए कि उस राज्य की संवैधानिक संस्थाएं विफल हो गई हैं। अब आप कहेंगे सर ये सब तो ठीक है, कुछ तो विफल हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं टाइप का कुछ विफल हो रहा है, कोई सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विफल हो रही है, सर ये क्या होता है? व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? यही सवाल बन रहा होगा आप लोगों का दोस्तों। तो अब आप ही मुझे बताइए दोस्तों, जो ये पुलिस है, जो प्रशासन है, ये मंत्रिपरिषद है, आप देखते हैं दोस्तों ये सब क्या है? संवैधानिक है, संविधान द्वारा दिया गया है। राज्य की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए पुलिस का प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करें राज्य को चलाने के लिए सरकार की बात की गई है, विधायिका की बात की गई है, तो सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब दोस्तों पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और दोस्तों उस राज्य में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, उस राज्य में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, मतलब उस राज्य का एक तरीके से पूरा ढांचा ही चरमरा गया है। अब जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा दोस्तों मणिपुर का, बहुत दूर मत जाइए, जैसे मणिपुर का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब वहां पर परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर को नहीं कंट्रोल में किया जा पा रहा था बहुत जल्दी। तो क्या ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है? संवैधानिक तंत्र, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली ये सब जो है, ये पुलिस मैंने कहा, ये सरकार मैंने कही, सब क्या है? सब संविधान द्वारा दिया गया है। ये सब तो संविधान द्वारा दिया गया दोस्तों। और क्या अगर ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं जब दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया मणिपुर का दोस्तों, तो क्या हम ये मान लें कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, अगर ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अगर ये सब संवैधानिक तंत्र है, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है, तो हमारे लिए मानना भाई संभव हो जाता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो दोस्तों उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य आपातकाल और कैसे स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। एम आई क्लियर? या राज्यपाल को ऐसा लग जाए दोस्तों तो वो भी राष्ट्रपति से रिकमेंड करके उस राज्य में ऐसा लगवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने क्या कहा कि राज्य आपातकाल कब लगेगा दोस्तों? तो राज्य आपातकाल लगेगा जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ एनी स्टेट गेट्स फेलियर। और फेलियर का मतलब क्या है? मैंने बताया आपको एग्जांपल के तौर पर। तो ऐसे में दोस्तों राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर सकते हैं, या राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत अब उस राज्य का संचालन सफल नहीं रह गया है ना, इसलिए उसको कभी कभी संवैधानिक आपातकाल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह दिया जाता है। ठीक है साहब। अब यहां पर दोस्तों इसके दुरुपयोग को लेकर काफी बार सवाल उठते रहे हैं, काफी बार इसमें केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का मुद्दा बना रहा है। ये मुद्दा आर्टिकल 356 जो है, ये कई बार आप देखते हैं कि न्यूज में रहता है, कई बार राज्य आरोप लगाते हैं केंद्र का कि इसका दुरुपयोग किया जाता है केंद्र द्वारा एंड ऑल। अब ये मसला क्या है, इसको भी दोस्तों समझना जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों आप इस बात को देखिए, आपने कहा कि सर राष्ट्रपति भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, वो राज्यपाल की सलाह हो सकती है, वो उनका खुद का समाधान हो सकता है। आप दोस्तों मुझे ये बताइए कि हर राज्य में राज्यपाल जो होंगे वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कायदे से तो वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होने चाहिए। कायदे की अगर बात करें दोस्तों, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है व्यवहारिक, एक होता है सिद्धांतिक। व्यवहारिक और सिद्धांतिक
व्यवहारिक तो आप देखते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो राज्य के राज्यपाल हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी पार्टी से, और वो पार्टी जो कि केंद्र में बैठी हुई है सरकार में, उससे जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं कह रहा हूं आप लोगों से। तो ऐसे में दोस्तों क्या हम ये मान सकते हैं कि आज सभी राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब में जो राज्य हैं उनके राज्यपाल उसी पार्टी से संबंधित होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूं आप लोगों से। हालांकि सैद्धांतिक तो ये है दोस्तों, अगर हम बात करें सैद्धांतिक तौर पर, तो आइडियलिकली अगर हम बताएं आइडियल तौर पर, तो राज्यपाल को किसी पार्टी से बिलोंग नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार कुछ और है दोस्तों, क्योंकि सिद्धांत अल्टीमेटली कुछ और होता है, व्यवहार कुछ और होता है। यदि सिद्धांत और व्यवहार एक हो जाए दोस्तों तो गांधी बन जाएंगे हम लोग, क्योंकि उनके सिद्धांत में और उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो पाता है, तो मतलब कहने का ये है दोस्तों कि तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि आज जितने भी राज्य हैं, आज जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब के जो हेड हैं, और राज्य जो भाई किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये संवैधानिक प्रमुख है, वो राज्यपाल होता है, वो गवर्नर होता है। तो दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब के जो प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, जो राज्यपाल हैं, वो केंद्र की पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, ऐसा तो है ही है। और बहुत दूर नहीं जाना है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल ले लेने, व्यवहारिक एग्जाम्पल हम लेंगे, क्योंकि अगर आपको व्यवहारिक परिस्थितियां समझनी है, अगर आपको प्रैक्टिकल कंडीशंस को समझना है, तो आपको एग्जाम्पल भी ऐसे लेने जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2014 से पहले आप देखते हैं दोस्तों कि वे राज्यपाल मौजूद थे जिनको केंद्र सरकार, यानी कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके द्वारा नियुक्त किया गया था दोस्तों, पता ही होगा आप लोगों को। जैसे ही 2014 में अगली सरकार आती है, मोदी सरकार आती है, तो क्या किया गया, वो सब जो पुराने राज्यपाल थे उन सबको हटा दिया गया और अपने नए राज्यपालों को बैठा दिया गया उन स्टेट्स में। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आज जितने भी राज्यपाल बैठे हैं हर राज्य में, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे सर वो तो केंद्र वाली पार्टी से बिलोंग करते हैं। केंद्र में कौन सी पार्टी है, तो आप कहेंगे सर भाजपा पार्टी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर जो राज्यपाल जितने भी हैं सभी राज्यों में, वो सब भाजपा पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो सर आप ये बताइए कि क्या सभी राज्यों में सरकार भी भाजपा की है? क्या सभी राज्यों में सरकार भी भाजपा की है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर सभी राज्यों में सरकार तो भाजपा की नहीं है, पर सर उस राज्य का प्रमुख जरूर भाजपा से संबंधित है। दोस्तों दो बातें आपने देखी, आपने कहा कि सर भारत के सभी राज्यों के जो प्रमुख हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, किससे जुड़े हुए, किससे हैं, भाजपा से, केंद्र में सरकार उसकी है। लेकिन सभी राज्यों में सर भाजपा की सरकार नहीं है। भाई आप तमिलनाडु चले जाइए, आप अब तो तेलंगाना देख लीजिए, आप राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, उधर आप लोग और भी कई सारे, आपका पश्चिम बंगाल देखिए, पंजाब देखिए, सीधी सी बात है वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन राज्यपाल किस पार्टी का है, लेकिन राज्यपाल किस पार्टी से संबंधित है या जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे सर वो तो भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब ये बताइए, एक राज्य का प्रमुख जिसे आप कहते हैं राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो जुड़ा हुआ है किसी केंद्र की पार्टी से, सेंटर की पार्टी से, जबकि राज्य में हो सकता है सरकार अलग हो। और आपने अभी क्या पढ़ा था दोस्तों राज्य आपातकाल के लिए, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह महसूस हो जाए, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह महसूस हो जाए कि उस राज्य का संवैधानिक ढांचा, जो संवैधानिक तंत्र है, वो विफल हो गया है, तो ऐसे में वो किसको रिकमेंड कर सकते हैं वहां ऊपर, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस राज्य में राज्य आपातकाल यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, राज्य के प्रमुख कौन है, किस पार्टी के हैं, तो जो ऊपर बैठी हुई है केंद्र में, क्या सभी राज्यों में वही सरकारें हैं? नहीं। तो क्या ऐसे राज्यपाल को महसूस होगा या नहीं होगा जो अन्य सरकारों वाली पार्टी की राज्य में राज्यपाल बने हुए हैं? बताइए, क्या दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ऐसा महसूस होगा कि नहीं होगा? हो सकता है हो जाए। क्या ऐसा तमिलनाडु के राज्यपाल को लगेगा कि नहीं लगेगा? हो सकता है हो जाए। क्या ऐसा दिल्ली के उपराज्यपाल को लगेगा कि नहीं लगेगा? हो सकता है लग जाए कि यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ की फेल हो चुकी हैं दोस्तों। तो वो किसको रिकमेंड करेंगे? राष्ट्रपति को दोस्तों। अच्छा चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? अब हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक की, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ सैद्धांतिक की, मैं आइडियल जो कंडीशन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल कंडीशंस। और जब हम बात करते हैं उसमें व्यवहारिक की, तो ऑब्वियस ही बात है राष्ट्रपति के चुनाव में भी ज़्यादा बड़ी भूमिका तो केंद्र सरकार की होती है दोस्तों। जो केंद्र में भाजपा की पार्टी सरकार है, केवल इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, ये हमेशा से यही होता है, हमेशा यही होता है। जो भी सत्ता पे बैठी हुई है पार्टी, हर बार यही होता है। तो ऐसे में दोस्तों राष्ट्रपति भी कहाँ से आ रहे हैं? उसी से। राज्यपाल भी कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से। पर राज्य में सरकारें कौन सी हैं? वो नहीं है, अलग सरकारें हैं।
तो क्या ऐसी कंडीशंस में आपको नहीं लगता कि इस प्रावधान का दुरुपयोग होना कहीं ना कहीं संभव हो सकता है, प्रतीत हो सकता है? अब होता है नहीं होता वो तो एक विवाद का विषय है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो तर्क तो दोस्तों यही कहता है कि हाँ सर, होने को तो हो ही सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली राज्यपाल भी, राष्ट्रपति भी, तो ऐसे में तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी मामला। और यही बात हर बार कौन उठाते हैं? राज्य उठाते हैं। कई सारे कमीशन आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस को, केंद्र संबंधों को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे राजमन्ना समिति बनाई गई थी केंद्र संबंधों पर सुधार करने के लिए। इसके अलावा आपका प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, जिसे आप लोग ARC के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकारी आयोग आया था इसी पर, दोस्तों पुंछी आयोग आया था इसी पर। तो ये सब जो आयोग आए दोस्तों, ये सब इन्हीं पर आए कि कैसे केंद्र राज्य के संबंधों को सुधारा जा सके, क्योंकि एक संघीय व्यवस्था के लिए, एक फेडरल सिस्टम के लिए, जो आपने पहली क्लास में पढ़ा है, उसको मेंटेन करने के लिए, एक फेडरल कंडीशन, एक फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए इट इज मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो अच्छे रहें, क्योंकि यदि अच्छे नहीं रहेंगे दोस्तों तो संघीय व्यवस्था वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। और हमारे संविधान के मूल ढांचे में है संघीय व्यवस्था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मूल ढांचा आपका संघीय व्यवस्था दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है संघीय ढांचा होना, फेडरल सिस्टम होना दोस्तों। और फेडरल सिस्टम की अनिवार्य शर्त क्या है? फेडरल सिस्टम की मैंडेटरी जो कंडीशन है वो यही है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। पर यहां पर आपको लगा हुआ है कि सर इस प्रावधान से तो कहीं ना कहीं समस्याएं हो सकती हैं, और होती भी हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज तक आप देखते हैं कि 100 से ज्यादा बार, कितने? 100 से ज्यादा बार राज्य आपातकाल का प्रयोग किया गया है, 100 से ज्यादा बार। तो मोस्ट डिस्प्यूटेड, सबसे ज्यादा विवादित अगर हम बात करें तो यह आर्टिकल 356 ही रहता है, या राज्य आपातकाल का, राष्ट्रपति शासन का, या संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान ही रहता है। क्यों रहता है? तो दोस्तों मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि राज्य का प्रमुख कौन है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल है। अगर हम बात करें संवैधानिक प्रमुख की तो कौन है? राज्यपाल है। हो सकता है पर उस राज्य में सरकार अलग हो जो केंद्र से अलग होगी, तो ऐसे में इस विवाद का होना स्वाभाविक है। और ये दोस्तों आप लोग लगातार न्यूज वगैरह में भी विवाद के रूप में देखते रहते हैं। अब समाधान क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, उस पर हम लोग, वे फॉरवर्ड क्या है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब मेन टॉपिक में घुसेंगे। तब जब हम पढ़ेंगे केंद्र संबंध, जब हम पढ़ेंगे राज्य आपातकाल, तो हम इसको बहुत डीपली एनालाइज करने वाले हैं। बट अभी मेरा जो उद्देश्य है वो केवल इतना सा है कि आप इन चीजों को समझ लें, इन चीजों को समझ लें कि अच्छा एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होती है, एक वित्तीय आपातकाल होती है। बस आपको इतना समझा दूं, मेरा इतना सा उद्देश्य है दोस्तों। और चूंकि आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है दोस्तों, इसका ढांचा ही ऐसा है कि इसके मिसयूज के इसको बनते रहते हैं, और यही कारण है कि इसका आज तक 100 से ज्यादा बार इसको लागू किया भी गया है। एम आई क्लियर? तो दोस्तों आप लोगों ने 2 आपातकाल की बात करी, पहली राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी आप लोगों ने, जहां आप लोगों ने कहा कि सर ये तो 3 बार लगी है और क्या क्या इसके प्रावधान है वो आपने देख लिए। अब आपने दोस्तों राज्य आपातकाल की बात कर ली, यानी कि स्टेट इमरजेंसी की बात कर ली, जहां पर आप देखते हैं कि साहब इतने इतने प्रकार से इसको लगाया जा सकता है, और आपने पूरा स्ट्रक्चर समझने का प्रयास किया, और आपने क्या विवाद होता है और ये विवाद किस तरीके से संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, ये भी आपने देख लिया। बाकी सब कुछ विस्तार से आप लोग अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे होंगे, जो रेगुलर कक्षाएं होंगी आप लोगों की। एम आई क्लियर विद दिस? मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा जो आप, अब वही बात दोस्तों, अगर आप कहेंगे सर इसके प्रभाव क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है राज्य की सरकार पर, क्या प्रभाव पड़ता है राज्य की विधायिका पर दोस्तों, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। कहां पर? जब हम पढ़ रहे होंगे राज्य आपातकाल यानी कि स्टेट इमरजेंसी। पर अभी हमारा उद्देश्य केवल इन चीजों को समझना है, देखना है कि भाई अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, होता है। तो तीसरा जो आपातकाल दोस्तों अंडर आर्टिकल 360 जो लगता है, इसे कहा जाता है क्या? वित्त आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्टिकल 360 के तहत लगने वाले आपातकाल को कहा जाता है वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन लगाएगा? सेम बात, राष्ट्रपति लगाएंगे दोस्तों। यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए, अगेन किसको महसूस होना चाहिए? प्रेसिडेंट को। इफ प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट, नॉट मी एंड यू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है, अगर दोस्तों राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ नेशन इज इन डेंजर, दोस्तों वो ऐसे में भारत पर वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 360। अब दोस्तों अगर बात करें वित्त साख की, अगर हम बात करें वित्तीय साख की, फाइनेंशियल स्टेटस की दोस्तों, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, वो आपको उधार देता है, आप सामान लेते हैं, आप उस सामान आपसे आप उससे सामान को उधार लेते हैं, आपकी जब सैलरी आती है तब उसको आप लौटा देते हैं। तो एक अच्छा सा बना हुआ मेंटेन हो रखा है ये रिश्ता कि भाई आप अगर उधार लेते हैं महीने भर का तो आपसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, वो उसको जानता है कि आपका जॉब है और आप पैसे दे देंगे और आप देते भी हैं।
लेकिन दोस्तों परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाएं कि आपकी जॉब ना रहे, आपके पास पैसे ना रहें, लेकिन आप उधार ले रहे हों और उसको ये भनक हो जाए कि इसके पास अब पैसे नहीं है देने के लिए, तो ये बताइए उस दुकानदार की नज़रों में आपकी वित्तीय साख कैसी होगी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों भारत भी एक ग्राहक की तरह दुनिया भर से सामान खरीदता है, सामान लेते, सेवाएं लेता है, उत्पाद लेता है, कई सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास जो हम आयात करते हैं, और उस आयात के बदले हम लोग उनको पे करते हैं। तो हमको कई बार आप देखते हैं कि उधार मिलता है, कई बार आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि यहाँ से आप लोगों को जो वर्ल्ड बैंक है इतना उधार मिला, जापान ने हमको इतना उधार दिया, या जो भी XYZ IMF से हमने उधार लिया। तो ये हमारी साख को देख कर दिया जाता है कि ये साख कैसी है। इसकी पाकिस्तान की साख खराब है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों वित्तीय साख की, तो बहुत खराब है। उसने दुनिया भर में पैसे की मांग करी, लेकिन किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। बीच में आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, क्योंकि सबको पता है दोस्तों दुनिया में कि इसके पास पैसा ही नहीं देने के लिए, ये कहां से देगा पैसा। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए दोस्तों जिसमें भारत की साख पर खतरा हो जाए, भारत की साख पर खतरा हो जाए दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत पर वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। एक बार दोस्तों ऐसा 1991 में ऐसा हुआ था, जब भारत के पास केवल 15 ही दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था। कितने दिन का दोस्तों? फॉरेन रिजर्व रह गया था केवल मात्र 15 दिन का। दोस्तों देखिए फॉरेन रिजर्व की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, भाई सीधी सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, हम क्या करते हैं, हम दुनिया से आयात करते हैं, हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं चीजों को, और हम दुनिया को दोस्तों एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम दुनिया को बेचते भी हैं तो निर्यात भी करते हैं। अब ये जो दोस्तों आयात निर्यात होता है ना, ये किस में होता है, तो ये होता है यूनिवर्सल करेंसीज में, जो वैश्विक मुद्राएं हैं जिनको दुनिया में सभी देश एक्सेप्ट करते हैं। जैसे डॉलर है दोस्तों, अमेरिकन डॉलर जो है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, कोई देश उसको लेने से मना नहीं करता। अब ऐसे अभी भारतीय मुद्रा जो है वो यूनिवर्सल करेंसी नहीं बनी है, वैश्विक मुद्रा नहीं बनी है। अब दोस्तों ऐसे में हम आयात लेते हैं तो हम उसको डॉलर में पे कर देते हैं, पे ही करना होता है डॉलर में, यूनिवर्सल करेंसी में पे करना होता है। अब आप कहेंगे सर तो हमारे पास तो रुपया छपता है, हमारा RBI तो रुपया छापता है सर, तो फिर ये हम इसको आयात कैसे करते हैं, हम डॉलर में कैसे पैसा पे करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि हम आयात करते हैं तो हम निर्यात भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ये जो एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इसको कैसे लेते हैं, हम इसको डॉलर में लेते हैं। तो ऐसे हमारा जो है ये फॉरेन रिजर्व बनता रहता है। ये फॉरेन रिजर्व क्या है, ये बनता रहता है। हमने निर्यात किया, वहां से पैसा भाई हमारे पास डॉलर में आया, हमने फिर वो आयात कर लिया, हमने कोई चीज खरीद ली और पे कर दिया डॉलर में, तो ऐसे ही बैलेंस बना रहता है। दोस्तों 1991 में ये जो फॉरेन रिजर्व था दोस्तों, ये मात्र 15 दिन का रह गया था कि हम 15 दिन से ही सामान ले सकते थे दुनिया से। और ऐसी परिस्थिति में मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया था। और उसी के बाद आप लोग देखते हैं कि LPG रिफॉर्म्स वगैरह जो आप देखते हैं सामने, आपके ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल, ये सब कॉन्सेप्ट आए, भारतीय बाजार को खोला गया और उसके माध्यम से भारत की जो स्थिति थी, वित्तीय स्थिति को सुधारा गया। और इतना सुधार दिया दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने कि आप देखिए 2008 की मंदी आई तब भी प्रभाव नहीं पड़ा भारत पर कोई खास। तो ऐसे में दोस्तों अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो उस दौरान राष्ट्रपति यदि चाहें तो वे भारत पर वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। हालांकि उस समय चूंकि कंडीशन को उभार लिया गया था, लगाया नहीं गया था दोस्तों। तो मनमोहन सिंह के दोस्तों काफी योगदान है देश की उन्नति के लिए, अगर हम बात करें खासतौर पर आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक लेवल पर। तो यहां पर दोस्तों एक बार भी अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया, किसका, अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल का। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों अभी तक एक बार भी इंपोज नहीं किया गया है। जहां मैं आपसे कह रहा हूं राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों आज तक 3 बार लग चुका है, और मैंने आपसे कहा इसको लगाने के लिए 3 में से कोई एक आधार होना चाहिए, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो बाहरी आक्रमण हो, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। और मैंने आपसे कहा दोस्तों आर्म्ड रिबेलियन जो है या जो सशस्त्र विद्रोह है, ये शब्द हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था, इसको आगे चलकर 44 संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया था। यदि हम बात करें दोस्तों आर्टिकल 356 की, आर्टिकल 356 की, तो ये बात करता है राज्य आपातकाल की यानी कि स्टेट इमरजेंसी की, जिसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो हैं वे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल इंपोज कर सकते हैं। ये कितना विवादित है इसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर लिया। विवादित क्यों है तो दोस्तों क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब चूंकि स्ट्रक्चर ऐसा है इसीलिए आप देखते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद की स्थिति रहती है हमेशा, और इसका दुरुपयोग अगर हम बात करें तो ये आज तक 100 से ज्यादा बार, अधिक बार लगाया भी गया है। और केवल दुरुपयोग ही नहीं होता दोस्तों, दुरुपयोग की तो हालांकि कई राज्य आरोप लगाते हैं, बाकी इसका कई प्रकार से यूज भी है। अब यूज क्या है ये हम लोग आगे कक्षा में देखेंगे। अगर बात करें, क्योंकि यूज की बात आप कर रहे हैं दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है संवैधानिक तंत्र ही विफल हो गया है, तो ऐसे में क्या किया जाए, थोड़ी किसी राज्य को हम जलने देंगे या किसी राज्य में हम समस्याएं बनी रहने देंगे, उसके लिए कोई तो प्रावधान होना चाहिए। तो उसी को मद्देनजर करते हुए दोस्तों आर्टिकल 356 में संविधान में जोड़ा गया है, डाला गया है। रही बात दोस्तों वित्तीय आपातकाल की यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये लगती है अंडर आर्टिकल 360,
और मैंने आपसे कहा दोस्तों राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि किसी भारत की वित्तीय साख खतरे में है, तो ऐसे में वो भारत पर राष्ट्र वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक चूंकि ऐसी परिस्थितियां नहीं आई या इसका उपयोग नहीं किया गया है, तो वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगाया गया भारत पर। एम आई क्लियर विद दिस? तो मैंने आपको 3 प्रकार के आपातकाल की बात करी जो राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं। बाकी दोस्तों आपातकाल को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पर? आपके जो रेगुलर सेशंस होंगे उनमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि अभी आपने आपातकाल को कवर नहीं किया है, क्योंकि अभी तो इसके प्रभाव क्या होते हैं सर, इसको हटाया कैसे से जाता है, राष्ट्रपति लगाता कैसे है, क्या तरीके हैं, कब तक ये परिवर्तन में रहता है, कब ये हटता है, अगर हट गया तो फिर और क्या प्रभाव पड़ता है चीज़ों पर, इन सब पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। आपका आपातकाल यानी कि पूरा का पूरा एक चैप्टर है दोस्तों आपका इमरजेंसी, वहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी अब आपको जो जानना चाहिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ आपके लिए जानना, अब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये आपको मिल भी जाएगा, ये आपको पीडीएफ के तौर पर मिल भी जाएगा, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई हैं यही सब बातें आप लोग लिखित रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपातकालीन उपबंध है, भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 तथा वित्त आपातकाल 360 के तहत तीनों ही प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार केवल किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया अच्छी तरीके से। वही सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं सबको यहाँ पर विस्तार से आपको लिखकर बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो सब कुछ वही सब बातें हैं। 1970 में चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गई। अगर बात करें इंदिरा गांधी की तो फिर जनता दल की सरकार आई, उसमें पीएम बने मोरारजी देसाई साहब, और उन्होंने क्या किया? 44 संविधान संशोधन किया, जिसके माध्यम से क्या किया? जिसके माध्यम से इस शब्द को हटा दिया गया, आंतरिक अशांति को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, और किसको जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह या फिर आर्म्ड रिबेलियन को संविधान में जोड़ दिया गया। ये बातें आपने पढ़ ली हैं, वही सब बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे अगर बढ़े दोस्तों तो यहाँ पर राज्य आपातकाल की बात करें, यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए या फिर किसी राज्य के राज्यपाल को, क्योंकि भाई यदि उस राज्य के मुखिया अर्थात राज्यपाल को ही महसूस हो जाए तो वे राष्ट्रपति को ऐसा रिकमेंड कर सकते हैं। सब बातें वही हैं जो मैंने बताई आपको। तो यदि आपने मेरी बातों को गौर से सुन लिया होगा तो यकीन मानिए आपको ये सब एक बार सिर्फ लाइंस को रीड करना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अगर बात करें वित्तीय आपातकाल की तो यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए तो वित्तीय साख खतरे में है दोस्तों। देखिए वित्तीय साख खतरे में है, वही सब बातें हैं, ये एक बार भी नहीं लगाई गई है, लिखा भी इसमें गया होगा। यहां पर दोस्तों जो आपको जानना चाहिए और वो है बोध बैच। दोस्तों हिंदी माध्यम के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड बोध बैच आपकी लॉन्च हो गया है, जो 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगी आपकी कक्षाएं। पहली कक्षाएं से मेरी कक्षाओं से ही शुरू हो रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें 15 जुलाई को पॉलिटी की क्लासेस से ही आपकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं, डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं, बहुत ही प्रतिबद्ध किस्म से ये बैच को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के पास पूरा जो कंटेंट है 900 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं। आपको मेरी ओर से सिनॉप्सिस, आपको मेरी ओर से सुपर नोट सब कुछ दिया जाने वाला है। इस बोध बैच की अगर बात करें दोस्तों तो ये यूपीएससी का बैच है जो मात्र आपको 7,999 में प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत ही कम दाम पे दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में। 900 प्लस आवर्स की क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। यदि हम बात करें दोस्तों अग्निपथ बैच, हमारा ये कौन सा है? ये है आपका बाइलिंगुअल बैच। बोध बैच इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वो हिंदी के लिए है। अगर बात करें अग्निपथ की दोस्तों तो ये जो बैच है ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जो टीचर्स होंगे, पीछे स्लाइड्स होंगी वो अंग्रेजी में होंगी, टीचर्स जो हैं वो बाइलिंगुअली आपसे बात कर रहे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में। ये बैच उनके लिए है। सेम है दोस्तों, 900 प्लस आवर्स की क्लासेस होने वाली हैं, 7,999 में इसका भी आप लोगों को एक तरीके से बैच ये मिलने वाला है। समुद्र मंथन जो टेस्ट सीरीज हमारी हर संडे को आती हैं, जिसमें 50 MCQ होते हैं, 60 मिनट का आपके पास टाइम होता है। इनको जरूर ज्वाइन किया करें, मस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों बात करें ज्योग्राफी ऑप्शनल की तो आपके लिए ये लॉन्च हो चुका है। आपका 1 अगस्त इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बाकी आपका दोस्तों PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड IR भी आपका बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसको मैं खुद लेने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत शानदार तरीके से विद डायग्राम्स विद फ्लो चार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस एंड IR। तो वो भी आपका शुरू होने वाला 15 अगस्त से। बाकी सब जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी PSIR के बारे में। तो इसका जो आपका जो फीस रखा गया दोस्तों 7,999 दोस्तों, जहां पर ऑप्शनल की फीस 80,000 है, 70,000 हज़ार दोस्तों, वहां पर आपको केवल 8,000 में ऑप्शनल प्रोवाइड कराया जा रहा है पाथफाइंडर के द्वारा। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर CSAT की तो CSAT आपका बैच इम्तियाज सर के द्वारा लिया जा रहा है, मात्र 2,500 रुपये का दोस्तों ये कोर्स है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। एक बात जो आपको याद रखनी दोस्तों वो ये है कि यदि आप कोई भी बैच लेते हैं अनअकैडमी पाथफाइंडर से तो आप क्या करना है, आपको दोस्तों एक कोड का इस्तेमाल करना है, और कोड है दोस्तों वेद IAS। क्या है? वेद IAS कोड का इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों को इस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में आप लोगों को मेरे द्वारा मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपके थ्रू आउट आपके तैयारी के दौरान। तो दोस्तों वेद IAS का इस्तेमाल कीजिए, पूरी तरीके से आपके लिए एक तरीके से 10% की छूट मिलेगी, बाकी आपको मेंटरशिप मिलेगी मेरे द्वारा आपकी तैयारी के दौरान। तो इन चीज़ों के साथ ही मैं अभी इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। बाकी आगे मिलेंगे और कॉन्सेप्चुअल सीरीज में, नो योर पॉलिटी सीरीज में कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।